सीरिया में एक बार फिर से भयानक खून खराबा शुरू हो गया है। कमांडर जुलानी के खिलाफ पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद समर्थक लड़ाकों ने भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। उधर जुलानी के हयात अल तहरीर ग्रुप के 2 दर्जन लड़ाकों को मार डाला गया है और इसके बाद 2 सूबों से शुरू हुआ यह गृह युद्ध अब तेजी से कई राज्यों में फैलता चला जा रहा है। उधर रूस में शरण लेकर बैठे पूर्व राष्ट्रपति असद पर युद्ध भड़काने के आरोप जुलानी सरकार ने लगा दिए हैं, तो वहीं असद समर्थक लड़ाकों ने अब तुर्की पर निशाना साधा है। तो क्या सीरिया में तुर्की रूस का सीधा युद्ध अब शुरू हो चुका है? स्पेशल रिपोर्ट में देखिए कौन है बशर का बागी टाइगर। सीरिया में फटने लगा बगावत बम। जुलानी के लड़ाकों के उड़े चीथड़े। एर्दोआन के कमांडर ने मांगा एटम बम। सीरिया में तुर्की की तबाही का युद्ध शुरू। बम धमाके, नॉन स्टॉप गोलीबारी, रॉकेट धमाके, आगजनी, जलते शहर। सीरिया जल रहा है। पहले से कहीं ज्यादा भीषण युद्ध शुरू हो चुका है। इस बार जवाबी हमला सत्ता से बेदखल हुए बशर अल असद समर्थक फाइटर्स ने किया है। सीरिया में जहां जहां हयात अल तहरीर लड़ाके मौजूद हैं, वहां ताबड़तोड़ अटैक हो रहे हैं। सबसे खूनी लड़ाई लताकिया और टार्टस में चल रही है। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों से हथियार बंद लड़ाके बारूद बरसा रहे हैं। मकानों से मानो ज्वालामुखी विस्फोट जैसा लावा निकल रहा है। ये युद्ध बशर अल असद और कमांडर जुलानी, जो कि अब अल शरा के नाम से जाने जाते हैं, इनके फाइटर्स के बीच शुरू हुई है। बशर समर्थक अलावी फाइटर्स फिलहाल युद्ध में हावी पड़ रहे हैं, जिससे कमांडर जुलानी के तख्ता पलट के आसार बनने लगे हैं। सीरिया युद्ध में अब तक जो जानकारी सामने आई है, उससे तुर्की के एर्दोआन भी टेंशन में आ गए हैं। लताकिया प्रांत के जबले शहर और आसपास के इलाकों में बशर अल असद के समर्थकों ने अल जुलानी के HTS को निशाना बनाकर के भीषण हमला कर दिया है, जिसमें कम से कम 70 लोगों की मौत हो गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया की नई सरकार की सेना और देश से भगाए गए तानाशाह बशर अल असद के वफादार बंदूकधारियों के बीच सारी रात खूनी झड़पें होती रही, जिसमें 70 से ज्यादा लोगों के मारे जाने के साथ कई दर्जन लोग घायल भी हो गए। وكذلك النشاطات الإرهابية المتزايدة التي تقوم بها بعض التنظيمات تمثل هذه تحديا كبيرا للأمن الوطني السوري والأمن الإقليمي بشكل عام. نحن على يقين أن هذه التهديدات لا تقتصر على سوريا فحسب، بل تؤثر على الأمن الإقليمي بأسره. कमांडर जुलानी के खिलाफ बगावत करने वाले बंदूकधारी दमिश्क को रौंदने निकल पड़े हैं। सीरिया की सड़कें खून से लाल हो गई हैं। लताकिया में युद्ध के लिए निकले जुलानी के फाइटर्स ने भी करारा जवाबी हमला शुरू कर दिया है। HTS फाइटर्स ने ऐलान किया है कि बशर अल असद समर्थक एक भी लड़ाके को अब बख्शा नहीं जाएगा। जबले फ्रंट पर मोर्चा संभाल रहे फाइटर अबू दाहर की दहाड़ सुनिए। نحن إدارة الأمن العام محافظة حلب نقوم بالتوجه إلى مناطق الساحل لدحر فلول عصابات الأسى التي قامت باستهداف الأخوة في إدارة الأمن العام في منطقة في محافظة اللاذقية। रात के अंधेरे में सड़कों पर दौड़ती बख्तरबंद गाड़ियां, हथियारों से लैस लड़ाकों का दल, मजहबी तकरीरों से गूंजता पूरा इलाका। सीरिया का यही सच है। सीरिया के नसीब में शांति नहीं है। कुछ दिन पहले हुए खूनी तख्ता पलट के बाद शुरू हुआ युद्ध का नया अध्याय कई मुल्कों के महायुद्ध में बदल सकता है। लताकिया और टार्टस प्रांत, जहां एक बार फिर से संघर्ष भड़क उठा है। ये इलाके सीरिया के भूमध्य सागरीय तट पर हैं। ये दोनों इलाके बशर अल असद के गढ़ कहे जाते हैं। लताकिया के ग्रामीण इलाकों में असद समर्थकों ने 16 सुरक्षा कर्मियों को मार डाला है।
सीरिया की नई सेना के खिलाफ अब तक का ये सबसे घातक हमला है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने जानकारी दी है कि जबले पहाड़ी और तटीय इलाकों में असद के वफादारों से भीषण युद्ध चल रहा है। युद्ध की शुरुआत के आरोप कमांडर जुलानी ने बशर अल असद के पूर्व कमांडर सुहेल अल हसन पर लगाए हैं। दावा किया गया कि कमांडर सुहेल अल हसन के लड़ाकों ने जुलानी सेना की सुरक्षा चौकियों पर हमला किया। जवाब में सीरिया के सरकारी बलों ने लाताकिया के एक गांव पर हेलीकॉप्टर से हमला किया, जिसके बाद युद्ध भड़क उठा। कमांडर अल हसन को द टाइगर कहा जाता है। सीरिया में अल हसन कुख्यात हैं। कमांडर अल हसन होम्स मिलिट्री कॉलेज से 1991 में लेफ्टिनेंट कर्नल बने थे। इसके बाद वो सीरिया वायुसेना रक्षा की विशेष संचालन इकाई में शामिल हुए। सीरियाई अरब सेना के सीरिया पैराट्रूपर टुकड़ियों की ट्रेनिंग अल हसन की देखरेख में हुई। सीरियाई अरब सेना की सेंट्रल कमांड संभालने के बाद हसन दमिश्क में तैनात हुए। सीरिया सिविल वॉर में अल हसन ने अल कायदा से लंबी लड़ाई लड़ी है। साल 2013 में अल हसन ने लताकिया से जबात अल नुसरा को मार भगाया था। सीरिया के गृह युद्ध में एक भी मोर्चे पर जंग न हारने का रिकॉर्ड अल हसन के नाम पर है। बशर अल असद के लिए कमांडर अल हसन ने होम्स से लेकर के अलेप्पो तक की गढ़ को कई साल तक बचाए रखा था। अल हसन के बारे में आखिरी अल हसन को लेकर तुर्की ने बड़ा दावा किया था। तुर्की ने ऑपरेशन स्प्रिंग शील्ड में अल हसन को निशाना बनाने का ऐलान किया था। अल हसन को ड्रोन अटैक में घायल होने की जानकारी भी दी गई थी, मगर इसके बाद से उनका अता पता नहीं चला था। अब सीरिया में जब दोबारा भीषण लड़ाई छिड़ गई है, तो सीरिया के टाइगर का नाम फिर से सामने आ गया है। कमांडर जुलानी, जिसे सिर्फ एक कमांडर का विद्रोह मान रहे हैं, असल में बात उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। रूस में बैठे बशर अल असद के इशारे पर एर्दोआन की जमीन खिसकाने वाला युद्ध शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया के तटीय राज्यों में नई बनी सुन्नी मुस्लिम सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। सुन्नी लीडरशिप के खिलाफ अलावी समुदाय तख्ता पलट युद्ध शुरू कर चुका है। तटीय क्षेत्र सीरिया के अलावी अल्पसंख्यकों का गढ़ है, जिसमें असद का परिवार भी शामिल है। अलावी समुदाय सीरिया की कुल जनसंख्या में 10% के करीब है। गिनती में कम होने के बाद भी अलावी लीडर्स ने 50 साल तक सीरिया की सत्ता अपने हाथ में रखी थी। बशर अल असद एक बार फिर से अपनी सल्तनत कमांडर जुलानी से छीनने के लिए हर दांव आजमाने लगे हैं, और इसकी वजह जुलानी के लिए गए कई सख्त फैसले हैं। सीरिया के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद जुलानी ने असद के भरोसेमंद अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ मुहिम चलाई है। कई अधिकारियों और नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिसके खिलाफ हथियारबंद लोगों ने एकजुट होना शुरू कर दिया। लताकिया और टार्टस में नई सरकार के खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। जुलानी ने असद समर्थकों को अपनी सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर करने की चेतावनी दी है। इसीलिए सीरिया में कई सुलह केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन नई सरकार ने सरेंडर करने वालों को माफ करने का वायदा नहीं किया है, जिससे असद सरकार के ज्यादातर समर्थकों ने सुलह प्रक्रिया में भाग लेने से ही इनकार करते हुए हथियार उठा लिए हैं। इन विद्रोहियों की कमान सीधे कमांडर अल हसन के हाथ में बताई जा रही है। मतलब जैसे जुलानी ने तुर्की के बैकअप से बशर को उखाड़ फेंका, वैसे ही अब जुलानी के लिए विस्फोटक प्लान एक्टिव हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि बशर अल असद किसके दम पर जुलानी से भिड़ चुके हैं? क्या ईरान तुर्की को सबक सिखाने के लिए बशर की वापसी करवाने वाला है, या फिर अमेरिका ने जुलानी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है? कहीं नेतन्याहू ने तो तुर्की समर्थक के खिलाफ मोर्चा नहीं खोल दिया, या फिर प्रेसिडेंट पुतिन ने एर्दोआन को हद में लाने के लिए बशर को बैकअप दिया हो? हाल ही में ब्रिटिश रॉयल नेवी के जारी किए गए एक मैप ने सीरिया पर एक सिग्नल दिया था। समुद्री रूट मैप में सीरियाई बंदरगाह टार्टस से उत्तरी सागर तक मालवाहक जहाज का रास्ता दिखाया गया था। ब्रिटिश रॉयल नेवी ने 3 दिन के अभियान के दौरान इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच जिस मालवाहक जहाज की निशानदेही की, उसके साथ रूस के युद्धपोत भी चल रहे थे। मतलब रूस सीरिया में कुछ ना कुछ तो करने की प्लानिंग कर चुका है। पहले भी पुतिन की पावर से ही बशर अल असद ने 14 साल तक सिविल वॉर में दबदबा बनाए रखा। वो पुतिन ही थे जिन्होंने अमेरिका और तुर्की के ना चाहने पर भी बशर अल असद को बचाए रखा। मगर यूक्रेन युद्ध में पुतिन के उलझने का फायदा उठाकर तुर्की ने सीरिया में तख्ता पलट करवा दिया।
27 नवंबर 2024 को शुरू हुआ सैन्य विद्रोह इतना सधा हुआ था कि बशर अल असद की 24 साल पुरानी सल्तनत को कुछ ही दिन में उखाड़ फेंका गया। ऑपरेशन डिटरेंस ऑफ एग्रेशन की कामयाबी का सेहरा कमांडर जुलानी के सिर सजा, लेकिन इसके असल मास्टरमाइंड कोई और नहीं, एर्दोआन थे। बशर की विदाई के बाद जुलानी की अंकारा भागम भाग ने सब कुछ शीशे की तरह साफ कर दिया। हालांकि सीरिया के ज्यादातर हिस्से में जुलानी विरोधी ग्रुप का कब्जा बरकरार है। इसमें कुर्द फोर्स और अलावी ग्रुप सबसे मजबूत है। फिलहाल कुर्द फोर्स शांत बैठी है, मगर युद्ध भड़का तो कुर्द फोर्स भी एक्टिव होगी। इसके बाद फिर से वही हालात बनेंगे जिससे महाशक्तियों को सीरिया बैटल ग्राउंड में आना ही पड़ेगा। एक वक्त सीरिया में अमेरिका, रूस, तुर्की जैसी महाशक्तियां टकरा चुकी हैं। वो युद्ध बेनतीजा रहा, मगर इस बार युद्ध में हदें पार होंगी और ये हद एटम बम के भयंकर धमाकों तक भी जा सकती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार रूस पर एक साथ यूरोप के 27 देश हमला करने को तैयार हो गए। और हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन और करीब 6 यूरोपीय देशों को रूसी हमलों से बचाने के लिए 120 से ज्यादा एडवांस फाइटर जेट्स यूरोपीय देशों ने अब जंग के मैदान में उतार दिए हैं। तो इधर पुतिन और ट्रंप दोनों ने ही अब यूरोप के सर्वनाश की चेतावनी भी दे दी। Ура! जेट से यूरोप का हमला, रूस के साथ WW3। इन 3 तस्वीरों में पिछले 18 घंटे की वो विनाशकारी खबरें हैं जो साबित कर रही हैं कि अब यूक्रेन युद्ध पूरी तरह से तीसरे विश्व युद्ध में बदल चुका है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने रूस के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे अचानक 18 घंटे के अंदर ही अमेरिकी सैन्य ताकत के बिना ही फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और ब्रिटेन जैसे देशों ने रूस के खिलाफ परमाणु युद्ध से लेकर जमीनी युद्ध और हवाई युद्ध का खुला ऐलान कर दिया है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार यूरोप ने रूस और अमेरिका को चैलेंज करते हुए अपने दम पर बड़े जंगी फैसले ले लिए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि यूरोपीय देश अपने सबसे आधुनिक 120 फाइटर जेट से यूक्रेन के चारों तरफ कहां-कहां एक स्काई शील्ड बना रहा है ताकि रूस के मिसाइल, जेट और ड्रोन हमलों को तबाह किया जा सके। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पुतिन ने यूरोप को तबाह करने का प्लान बनाया है। साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि ट्रंप ने क्यों कहा कि यूरोपीय देश आग से खेल रहे हैं जो यूरोपियन यूनियन और नेटो को तबाह कर देंगे। भयानक गर्जना के साथ दहाड़ते यूरोप के फाइटर जेट रूस से सीधी जंग के लिए तेजी से तैयार हो रहे हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड जैसे देशों को खुफिया जानकारी मिली है कि रूस बेहद तेजी से यूक्रेन के साथ साथ रूस से सटे यूरोपीय देशों को तबाह करने जा रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि नेटो देशों के हजारों टैंक, 2 मिसाइलें और सैकड़ों फाइटर जेट जिसमें रफाल, मिराज और यूरोफाइटर जेट शामिल हैं, वो रूस के सुखोई और मिग सीरीज के लड़ाकू विमानों से अपने सामने की डॉग फाइट के लिए तैयार हो रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रूस ने बड़ी तेजी से अपने लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टरों, मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों को निशाना बनाया है। जरा देखिए क्यों यूरोप के देशों ने रूस हमले को देखते हुए अचानक आपातकाल में तुरंत 120 फाइटर जेट यूक्रेन और बाल्टिक देशों को बचाने के लिए झोंक दिए हैं। जरा देखिए
फ्रांस, पोलैंड समेत यूरोप के 27 देशों की 120 जेट एटमी जंग। रूस को चीर डालेगा यूरोप। अमेरिकी अखबार द गार्डियन के मुताबिक यूरोप के 120 लड़ाकू विमान रूस के खिलाफ युद्ध में उतर रहे हैं, जो यूक्रेन के साथ साथ यूरोपीय देशों को रूसी हमलों से बचाएंगे। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप के फाइटर जेट यूक्रेन को पुख्ता स्काई शील्ड से बचाएंगे। यूक्रेन के खार्किव, नीपर, जापोरिजिया और क्रीवी रीच जैसे बड़े शहरों की रक्षा इन जेट से की जाएगी। यूक्रेन के 3 चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्र और ओडेसा और लीव शहर को भी अब यूरोप के जेट बचाएंगे। इसके अलावा यूक्रेन में यूरोप के शांति सैनिकों को जमीनी युद्ध के लिए भेजा जाएगा। इस प्रस्ताव पर ब्रिटेन और फ्रांस ने भी सहमति दे दी है। दावा किया जा रहा है कि 10,000 यूरोपीय सैनिक यूक्रेन की जमीन से रूसी सैनिकों का मुकाबला करेंगे। Конечно, это угроза в адрес России. Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовиться к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза. В отличие от своих предшественников, इधर रूसी सेना भी समझ चुकी है कि यूरोपीय देश किसी भी कीमत पर युद्ध विराम नहीं होने देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी एहसास नहीं था कि यूरोप इस तरह से एकजुट होकर रूस के खिलाफ इतनी तेजी से मोर्चा खोल देगा। यूरोपीय देशों की तरफ से फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड ने सबसे आक्रामक तरीके से रूस पर हमला करने का प्लान बना लिया है, जबकि यूरोप से बाहर अमेरिका का सबसे करीबी ब्रिटेन भी ऐलान कर चुका है कि रूस की शर्तों पर युद्ध विराम किसी भी कीमत पर नहीं होगा। ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने पहली बार एकजुट होकर के रूस को सीधे सीधे चुनौती दे दी है, जिसकी वजह से पुतिन बुरी तरह से बौखला गए हैं। और अब दावा किया जा रहा है कि रूस से सीधी जंग का खतरा सबसे ज्यादा फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड और बाल्टिक और नॉर्डिक देश लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और फिनलैंड के साथ स्वीडन और नॉर्वे को है। अगर अमेरिका की सैन्य ताकत के बिना इन नेटो और यूरोपीय देशों ने रूस से सीधी जंग की, रूस फिर इन्हें कुछ हफ्तों की जंग में ही तबाह कर डालेगा। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस अगर चौतरफा जंग से घिरा तो बहुत मुमकिन है कि रूस परमाणु जंग शुरू कर देगा। ऐसे हालात में रूस के सबसे एडवांस और एक्टिव रूस के 1600 परमाणु हथियार यूक्रेन समेत पूरे यूरोप का सर्वनाश कर देंगे। इसके अलावा रूस ने करीब 2800 परमाणु हथियारों का अलग भंडार तैयार कर रखा है, जिसे फिलहाल निष्क्रिय रखा गया है। ऐसे हालात में अमेरिका के समर्थन के बिना फ्रांस भी रूस का मुकाबला नहीं कर पाएगा। यूरोप में फ्रांस ही अकेला ऐसा देश है जिसके पास 290 परमाणु हथियार हैं, जबकि यूरोप से अलग ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार हैं। अगर फ्रांस और ब्रिटेन दोनों के परमाणु हथियारों को मिला दें तो उनके 515 परमाणु हथियार हैं, जो रूस की बेतहाशा परमाणु शक्ति के सामने ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर साबित होंगे। हम आपको ये भी बता दें कि रूसी टेलीविजन पर ऐलान किया जा चुका है कि रूस की शैतान 2 थर्मोन्यूक्लियर मिसाइलें यूरोप को कुछ घंटों में ही भस्म कर देंगी। रूस की ये मिसाइलें जबरदस्त परमाणु क्षमता से लैस हैं। रूस तो पहले ही धमकी दे चुका है कि वो ब्रिटेन को पानी में डुबोकर खत्म कर देगा, जबकि पेरिस को सिर्फ 200 सेकंड में तबाह करने की धमकी दी गई है। परमाणु युद्ध होने की स्थिति में वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक विनाश तय है। इधर बेल्जियम में यूरोप की एटमी धमकी के बाद से राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकारों ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका नेटो से बाहर जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ने दो टूक कहा कि रूस को यूरोपीय देश अलग थलग नहीं कर सकते। यूरोप युद्ध के पागलपन से खुद को बचाए, वरना तबाह हो जाएंगे। अगर अमेरिका पूरी तरह से रूस के पाले में चला गया तो फिर नेटो और यूरोपीय देशों को रूस से कौन बचाएगा? ट्रंप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि नेटो और यूरोपीय देश पुतिन के रूस से बुरी तरह से घबराए हुए हैं और इसीलिए ट्रंप इस वक्त ऐसी चाल चल रहे हैं
कि जो यूक्रेन और यूरोप दोनों पर बहुत भारी पड़ने जा रही है। हम आपको दिखाते हैं कि बाल्टिक देश लातविया के विदेश मंत्री बैबा ब्रेंज क्यों कह रहे हैं कि ट्रंप ने अमेरिका को कमजोर कर दिया है और रूस को सुपर पावर बना दिया है। नेटो देश लातविया एक बाल्टिक देश है जिसके विदेश मंत्री बैबा ब्रेंज ने अमेरिका और ट्रंप की रूस नीति पर जबरदस्त वार किया है। लातविया के विदेश मंत्री बैबा ब्रेंज ने चेतावनी दी है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शांति वार्ता के जरिए अमेरिका को कमजोर कर रहे हैं और पूरे यूक्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं। लातविया के विदेश मंत्री ने चेतावनी देते हुए अमेरिका और ट्रंप को आगाह करने की कोशिश की है कि शांति समझौते की आड़ में पुतिन के लक्ष्यों को पूरा नहीं होने देना चाहिए, वरना यूक्रेन के बाद यूरोप पर बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। बैबा ब्रेंज ने ऐसे वक्त में चेतावनी दी है जब कुछ दिन पहले ही फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिले थे, जहां दोनों के बीच मीडिया के सामने गंभीर मतभेद भी दिखाई दिए थे। हम आपको ये भी बता दें, पुतिन से वफादारी दिखाने की वजह से नेटो और यूरोपीय देशों में जबरदस्त खलबली मची हुई है। 27 यूरोपीय देशों के नेताओं ने माना है कि ट्रंप की वजह से रूस मजबूत हो रहा है और यूरोप पर रूसी खतरा काफी बढ़ चुका है। हालांकि ट्रंप ने दो टूक कह दिया है कि हमने यूरोपीय देशों की सुरक्षा का ठेका नहीं ले रखा है। यूरोपीय संघ हमेशा अमेरिकी हितों के खिलाफ काम करते हैं। European Union's been, it was formed in order to screw the United States. I mean, look, let's be honest. The European Union was formed in order to screw the United States. That's the purpose of it. And they've done a good job of it, but now I'm president. What will happen if these countries or the EU retaliate? They can't. I mean, they can try, but they can't.